भारत रत्न भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक कोड जो सर्वविदित है और बहुत ही लोकप्रिय है, उससे इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब इसे यदि आगे की हम बात करें तो शिक्षा का रूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा में किस प्रकार के एलिमेंट होने चाहिए, शिक्षा में क्या वैज्ञानिक धारणा के विकास में सहयोग होना चाहिए, शिक्षा में अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के प्रति किस प्रकार से दूरी होनी चाहिए, तार्किक और प्रामाणिक जानकारियों का किस प्रकार से पिरोया जाना होना चाहिए, यह शिक्षा को अत्यंत मूल्यवान और उपयोगी बनाती है। और इसी के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष में, किसी समाज विशेष में, किसी राष्ट्र विशेष में शेरनी के दूध पीकर के इस प्रकार की शिक्षा से दहाड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, जहां अन्याय हो, अत्याचार हो, गैर प्रासंगिक बातों को प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, जो वैज्ञानिकता से दूर दूर तक इसका वास्ता ना हो, यदि उन बातों को तवज्जो दिया जाएगा तो शिक्षा रूपी दूध को पान करने के बाद भी मेमना ही पैदा होगा, क्योंकि दूध पी करके शेर भी दहाड़ते हैं और दूध से ही मेमने भी पैदा होते हैं। अब आगे मैं वीडियो में बढ़ूं उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। जिस प्रकार से आज के समाज की हम अवधारणा की बात करते हैं, उसमें शिक्षा को लेकर के हमारी सरकारें हमारे समाज के लोगों को अति रूप से प्रवोक होना चाहिए, लोगों को एक्टिव होना चाहिए, लोगों को शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और यह शिक्षा मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, विचारों पर आधारित होनी चाहिए, विरोधाभासों को स्वीकार करने और दूसरे की ऐसी टिप्पणियों का सम्मान करने की बात से शुरू होनी चाहिए जो आपकी तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से आलोचना करता हो। सिर्फ अनर्गल प्रलाप करना, ट्रोलिंग करना, बिना किसी तर्क के किसी बात का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना या किसी हिसाब से किसी शिक्षित व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। हम जो बातें रखते हों, हम जो बातें करते हों, यदि उनके पीछे ठोस तर्क, ठोस प्रमाण नहीं है तो हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह के आधार पर, विरोधाभासों के आधार पर हम तरह तरह की बातों को रख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे यदि मजबूत आधार नहीं है तो ऐसी बातें निराधार हैं। मैं अपने इस वीडियो में उस घटना को भी शामिल करना चाहूंगा जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटित हुई है। जिस प्रकार से समाज एक माफिया, एक आतंकी प्रवृत्ति के व्यक्ति का अंत होना निश्चित रूप से न्यायपूर्ण है, लेकिन वह न्यायालयों की गलियों से होकर के गुजरना चाहिए। आज बहुत से लोग न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों और न्यायालय की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे देश में 33% से ज्यादा हायर जुडिशरी से लेकर के लोअर कोर्ट तक जजों की संख्या, रिक्तियां पड़ी हुई हैं। हमें उन्हें भरना होगा और वर्तमान न्यायिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण से जोड़ना बहुत बड़े समाधान की तरफ लेके जाएगा। जब हम 3G, 4G, 5G, इवन 6G की बात करते हैं तो क्या हमारी न्यायालयों को भी 6G के आधार पर डेवलप करने के लिए प्रयास नहीं करना होगा? जब हम बजट की बात करते हैं तो न्यायालयों में भी हमें अधिक से अधिक बजट एलोकेशन करके जो त्वरित न्याय की दिशा को प्रशस्त करना होगा। नहीं तो समाज में हम हत्याओं को लेकर के यदि किसी के पक्ष में वह जाती हैं तो उसके साथ लोग होने वाले मिल जाएंगे, और किसी के विपक्ष में हत्याएं होती हैं तो उसके विरोध वाले खड़े होते जाएंगे, जहां पर न्याय कहीं से कहीं दिखता नजर नहीं आएगा। जिस प्रकार जिन युवाओं को देश का भाग्य विधाता बनना चाहिए, वह शूटर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके अंदर इस प्रकार की बातें कहां से उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की सोच कहां से होती है, उस पर हमें गहरा शोध करना होगा। हम यदि शोध की ही बात करें तो दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों में हमारा कहीं नाम नहीं है। चीन जैसे देश, अमेरिका, यूरोप जैसे देश, रूस जैसे देश अपने देशों में शोध और डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट और रिसर्च पर भारी धन का खर्च करते हैं। अपने जीडीपी का 3 से 4% सिर्फ वह शोध पर खर्च करते हैं। लेकिन हमारे देश के संपूर्ण शिक्षा बजट की बात की जाए
तो वह 4% से भी कम नजर आता है। या इस दिशा में हम ले जाते हैं कि हमें अपने देश के युवाओं को शिक्षित करना होगा, शिक्षा के महत्व को समझाना होगा और उन्हें एक मजबूत और पूर्वाग्रह रहित नागरिक बनाने में उनकी सहायता करनी होगी। हमें इस प्रकार के समाज को विकसित करना होगा जहां पर माफियाओं को जन्म लेने के लिए सकारात्मक माहौल ना मिल सके। जिस प्रकार से अतीक अहमद की जब आप हिस्ट्री देखते हैं, उनका एक लंबा अपराधों का इतिहास देखते हैं, तो आपको बात समझ में आती चाहिए कि किस प्रकार से वोट की राजनीति की वजह से अन्य विभिन्न राजनीतिक लाभों का त्वरित फायदा लेने के लिए एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी 44 सालों तक किस प्रकार से अपनी बदस्तूर सत्ता जारी रखता है, यह भी सवालों के घेरे में है। और वर्तमान में जिस प्रकार से हम एक मसीहा की कल्पना करते हैं कि कोई मसीहा आएगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, तो यह निश्चित रूप से उचित नहीं है। हमें अपनी समस्याओं के बारे में, अपने देश की समस्याओं के बारे में, अपने समाज की समस्याओं के बारे में खुद सोचना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिकता के पास, समूह के पास, पूरे देश के एक नागरिक के पास वोट की ताकत होती है, अपना रहनुमा चुनने की ताकत होती है। तो आज इस देश के हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा, साक्षर होना होगा और इन दोनों से बढ़कर समझदार होना होगा कि हम किस प्रकार से सत्ताओं को चुने, किस प्रकार से नेताओं को आगे ले जाएं, चाहे वह ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्यों तक की बात हो। हमें ऐसे आभा मंडल से रहित लोगों को चुनना होगा जो मानवता में विश्वास करते हो, जो आपकी प्रगति, आपके विकास, आपकी गरीबी को दूर करने में विश्वास रखते हो, न कि केवल फोटो प्रोपेगेंडा और तरह तरह की तरीकों को अपना करके आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हो। हमें एक ऐसे लोकतंत्र, एक जीवंत लोकतंत्र की बात करनी होगी जो वास्तव में विश्व गुरु हो, जो पूरी दुनिया को दशा और दिशा दे सके, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात हो सके। इसके लिए मैं बार बार प्रयास करता हूं कि आप जागरूक होइए, आप निर्भीक विवेक के साथ अपना न्याय करिए, अपने मत का सकारात्मक रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रयोग करिए। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आप भी अपने स्तर से इस देश में सकारात्मकता लाने के लिए प्रयास करेंगे और नकारात्मक शक्तियों के सामने आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे और उन्हें इस देश से दूर करने में, सत्ता से कहीं भी किसी भी प्रकार से हो, उन्हें दूर करने में आप अपना योगदान देंगे। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे कि हम जागरूकता के रास्ते पर बढ़े, इस संविधान को मजबूत करने के रास्ते पर बढ़े और इस देश के जो हमारे पितामह रहे हैं, जिन्होंने अपने अथाह परिश्रम से इस देश को इतना सुंदर, इतना शानदार संविधान दिया है, उसका सम्मान करेंगे। नमस्कार।